हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा लेसन है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, ये कंप्लीट हो गया है। जितना इसमें टॉपिक का सब मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें का जो है हमारा अभ्यास कार्य, ये जो हमारी व्याकरण बुक है एनसीईआरटी बेस पे 9th और 10th से, उसमें जो है ये दूसरा अध्याय का ये पहला प्रश्न है, अभ्यास कार्य है। इसके बारे में जान लेंगे। जगह कम थी इसलिए मैंने जो है सिर्फ प्रश्न उतारा है। इसको समझ लीजिए क्या है प्रश्न में कि अधोलिखित पदेभ्यः, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, ये जो इत्यादि लिखा है, तरुछाया लिखा है, अनुच्छेद लिखा है, अनुच्चति लिखा है, इसको बोलते हैं अधोलिखित यानी नीचे लिखा हुआ। पदेभ्यः पदों को, आगम वर्णान, आगम वर्णों को बताना है, आदेश वर्णान और आदेश वर्णों को, वा मीन्स और, आगम वर्ण और आदेश वर्णों को स्पष्ट करके पृथक मीन्स अलग, कुर्तामान करिए। तो नीचे लिखे पदों में आगम वर्ण और आदेश वर्ण का स्पष्टीकरण करके अलग करिए। प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो हमारा ये जो प्रश्न है इसमें दो उदाहरण दिया हुआ है। एक है हमारा वृक्ष छाया। वृक्ष छाया में क्या है ये जो हमारा वृक्ष छाया लिखाता है इसमें बीच में च आया है, तो यहाँ पे यानी क्या हो गया है, आगम हो गया है। ये मैं उदाहरण यहाँ नहीं लिखी हूँ क्योंकि जगह कम था इसलिए। दूसरा उदाहरण मेरा इसमें दिया है यद्यपि। क्या दिया है, यद्यपि। ये किसका उदाहरण है, आदेश का उदाहरण है। ठीक है, ये जो बुक में उदाहरण दिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे लिखे पदों में आगम वर्ण और आदेश वर्णों का स्पष्ट करके अलग अलग करिए। सबसे पहले हमें कोई शब्द है उसमें आगम कैसे, देख के ही शब्द को कैसे जान जाएंगे कि हाँ इसमें आगम हुआ है किसी शब्द वर्ण का, कैसे जानेंगे। तो आगम में क्या होता है कि कोई वर्ण क्या होता है, आता है। क्या होता है, आप मैं पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। आगम में क्या होता है, आगम बराबर क्या होता है, नया वर्ण आएगा। अब ये नया वर्ण आएगा तो क्या करेगा, इसकी शर्त क्या है, किसी को हटाएगा नहीं, किसी को हटाएगा नहीं। आगम में आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आगम पूछा जाए तो आगम का काम क्या है, नया वर्ण। आगम का मतलब होता है कि नया वर्ण आना। किसी शब्द में जब नया वर्ण आता है और वो क्या करता है, दूसरी कंडीशन क्या है, वो किसी भी वर्ण को नहीं हटाता है। जैसे हम लोग स्कूल में बैठते हैं तो अपने दोस्त के लिए क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं कि आओ तुम भी बैठ जाओ। तो थोड़ा हम इधर भसक जाते हैं, थोड़ा उधर के बीच में उसको बैठा लेते हैं। तो उसी तरह आगम का कार्य है कि वो क्या करेगा, जाके बैठ तो जाएगा लेकिन किसी को भी हटाएगा नहीं। तो जब भी किसी शब्द में हमें नया वर्ण दिखाई दे लेकिन साथ ही साथ जो पहला वर्ण हो और बाद वाला वर्ण दोनों वर्ण है, तब वो वहां पे क्या हुआ रहेगा, आगम हुआ रहेगा। तो आदेश और आगम को छांटने से पहले आगम क्या होता है ये जानना पड़ेगा और आदेश क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो आगम बराबर क्या होता है, नए वर्ण का आना, और वो वर्ण क्या आएगा तो क्या करेगा, किसी भी वर्ण को हटाएगा नहीं। अब हमारा आता है कि आदेश। आदेश का काम क्या है, आदेश ये भी क्या करता है, आके बैठता है, लेकिन इसके साथ क्या है, आदेश का मतलब भी होता है, समझिए नया वर्ण ही होता है। कोई भी व्यक्ति यदि आके, जैसे कोई बैठा है, हम आके वहां पे बैठ जाए तो ये क्या हुआ, हमारा आदेश हुआ। लेकिन क्या जगह नहीं है तो किसी एक को हटना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें आदेश में क्या कंडीशन है कि किसी को हटाएगा, किसी को हटाएगा तब उसकी जगह लेगा। क्या करेगा, उसकी जगह लेगा। आदेश और आगम में यही अंतर है कि आगम में नया वर्ण तो आएगा लेकिन वो किसी को हटाएगा नहीं। आदेश में क्या है, इसमें भी नया वर्ण आएगा लेकिन क्या है, किसी को हटाएगा, एक को हटाएगा तभी उस वहां पे अपनी जगह बना के बैठ पाएगा। तो सबसे पहले ये जान लिए। अब चलिए जानते हैं इन शब्दों में। देखिए कि कोई शब्द जो है नया आया है और कौन सा शब्द हट के या कौन सा वर्ण हट के जो है नया वर्ण आया है। अब है हमारा जैसे शब्द है हमारा इति धन आदि। अब इसमें क्या हुआ है, ये जो इति है इसमें तो जो है ई है, यहाँ पे तो भी है लेकिन क्या है, आधा है। और ये जो आदि है यहाँ पे आदि जुड़ा है, लेकिन अंतर क्या हुआ है कि ये जो ई का मात्रा है इसकी जगह क्या आ गया है, यह आ गया है। नया वर्ण यह तो आया है लेकिन किसकी जगह आया है, ई की मात्रा की जगह पे आया है, यानी इसमें वर्ण क्या हुआ है, हटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए इति धन आदि, जब हम इसको लिखे इत्यादि, तब इसमें देखिए ये वर्ण है, ई है, तो ये भी है, आदि ये जो वर्ण है ये है। बस ये जो ई का मात्रा है यहाँ पे क्या आ गया है, यह आ गया है, यानी एक वर्ण क्या है, हटा है। ई का मात्रा हटा है तो इसकी जगह पे क्या आया है, यह आया है। यानी जब किसी वर्ण को हटा के नया वर्ण आएगा तो वहां पे क्या होता है,
आदेश होता है। तो इसका मतलब इत्यादि में क्या हुआ है, आदेश हुआ है। क्या हुआ है, आदेश। क्यों आदेश हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नया वर्ण तो आया है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, किसी को हटाया है। जब कोई वर्ण हट के नया वर्ण आएगा तो किसमें चला जाएगा, आदेश में। ठीक है। अब दूसरा हमारा तरु छाया, क्या है, तरु छाया। अब इसको समझ लीजिए। अब जैसे तरु लिखा है, फिर क्या है, धन छाया, शब्द क्या बना हमारा, तरु छाया। अब इसमें देखिए, ये जो तरु शब्द है, यहाँ पे भी तरु है, यहाँ पे भी तरु है ना। अब यहाँ पे भी छाया है, यहाँ पे भी छाया है कि नहीं है। यहाँ पे भी छाया आया है, यहाँ पे भी छाया आया, तो यानी तरु शब्द भी है और छाया शब्द भी है। दोनों शब्द क्या है, कोई भी शब्द हटा नहीं है। और बीच में क्या आया है हमारा, नया शब्द च। कौन आया है, च। ये जो च है नया शब्द आया है, तरु भी है और छाया शब्द भी है। अब बीच में हमारा क्या आया, च, नया वर्ण आया। ये नया वर्ण आया तो क्या किया, न तरु को हटाया है और ना छाया को हटाया है। दोनों में से किसी को भी नहीं हटाया है, चुपचाप आके बीच में बैठ गया है। यानी न इसे तकलीफ पहुंचाया है और ना इसे तकलीफ पहुंचाया है। आगम का काम क्या है, वो किसी को परेशान नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता है। वो चुपचाप क्या करता है, अपनी जगह बना लेता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है, वो किसी को भी नहीं हटाएगा, सबको एडजस्ट करके चलेगा। तो यहाँ पे देखिए तरु शब्द भी है, छाया शब्द भी है। ना तो तरु शब्द में कोई वर्ण हटा है और ना छाया शब्द में कोई वर्ण हटा है। और नया शब्द जो च है ये आ गया है। तो ये जो तरु छाया है, इसमें जब कोई वर्ण नहीं हटा है, दोनों वर्ण है और नया वर्ण बीच में आके शांति से बैठ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा तरु छाया में आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगम। तो तरु छाया का हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या हुआ है, आगम हुआ है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद को भी समझ लीजिए, अनु धन छेद, और शब्द क्या बना है हमारा, अनुच्छेद। अब इसमें बताइए कौन कौन सा वर्ण है और कौन सा नया वर्ण आया है। तो सबसे पहले आगम और आदेश को छांटने के लिए सबसे पहले शब्द को देखते हैं। अनु का अनु आया है, छेदा का छेदा भी है, दोनों वर्ण है, अनु भी है शब्द और छेदा शब्द भी है। न इसका कोई वर्ण हटा है, अ भी है, न भी है, उ का मात्रा भी है, छ भी है, ए का मात्रा भी है, द भी है, विसर्ग भी है, पूरा का पूरा दोनों वर्ड साथ में लिया हुआ है। अब बीच में आके अपना क्या हुआ है, बैठ गया है। अनु शब्द भी है, छेद शब्द भी है, दोनों शब्द है ना, और बीच में च है। तो आगम की कंडीशन क्या है कि वो नया वर्ण तो आता है, लेकिन वो किसी को हटाता नहीं है, अपने साथ एडजस्ट करके चलता है। तो इसमें अनु भी है, छेदा भी है, दोनों में से कोई भी वर्ण नहीं हटा है, और च नया वर्ण आके बीच में बैठ गया है आराम से। तो ये इसमें अनुच्छेद में क्या हो जाएगा, हमारा आगम हो जाएगा। अनुच्छेद किसकी कंडीशन को या किसके रूल्स को फॉलो कर रहा है, आगम के। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आगम। अब अगला है हमारा अनुधन इच्छति। क्या है, अनुधन इच्छति। आगम में क्या है और शब्द क्या बना है हमारा, अन्विच्छति। अब देखिए आगम में क्या था कि वही शब्द था। अब यहाँ पे देखिए अनु भी है, छेदा भी है, अब बीच में ये च आ गया है। यहाँ पे देखिए तरु भी है, छाया भी है और च बीच में आ गया। तो आगम का काम क्या है, सबको साथ लेके चलना। अब यहाँ पे क्या है, अनु है, अनु कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। अन तो है, लेकिन ये जो ऊ का मात्रा है ये हट गया है, ये किसमें बदल गया है, व में बदल गया है। यहाँ पे जो ऊ है, ऊ का मात्रा वो किसमें बदल गया है, व में बदल गया है। किसमें बदल गया है, व में। तो ये हम इच्छति तो है, इच्छति में ये जो ई का मात्रा है, समझिए ये जो छोटी ई का मात्रा लगा है यहाँ से यहाँ, ये ई हो गया और ये इच्छति। इच्छति शब्द तो पूरा जुड़ा है, ठीक है, लेकिन ये जो अनु में ऊ का मात्रा है वो किसमें बदल गया है, व में बदल गया है। किसमें बदल गया है, व में बदल गया। इसमें अनुविच्छति में क्या हुआ है, इसमें अनुविच्छति में ये हुआ है कि जो वर्ण ऊ है वो किसमें बदल गया है, व में बदल गया। यानी एक वर्ण हटा है, ऊ क्या हुआ है, यहाँ पे अनु में जो ऊ का मात्रा है, ये जो ऊ का मात्रा है ये हटा है और बदला किसमें है, व में बदला है। तो ये जो ऊ का मात्रा है व में बदला है, ऊ का मात्रा हटा है, ये हट गया है, तो इसकी जगह कौन ले लिया है, व ले लिया है। तो यानी जब एक वर्ण हट के नया वर्ण आएगा तो ये काम किसका है, आदेश का है। किसका है, आदेश का है। वो क्या कहेगा कि यहाँ पे मेरा दावा है, मैं ही बैठूंगा। तो यहाँ पे ऊ को इसने क्या किया है, हटा दिया है और इसकी जगह वह आके अपना बैठ गया है। तो हमारा अनुविच्छति में क्या हो गया, हमारा आदेश हो गया। क्या हुआ है, आदेश। आदेश और आगम को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि आगम में दोनों वर्ण तो रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। अब इसी में देख लीजिए तरु छाया में, तरु है,
ये जो तरु शब्द है ये है, छाया शब्द है ये भी है, बस क्या हुआ है कि च बीच में आ गया है। पूरा शब्द रहेगा सेम टू सेम, बस उसमें नया शब्द आके एडजस्ट हो जाएगा। ये काम किसका है? आगम का है। आदेश का काम क्या है? आदेश का काम है कि वो एक वर्ण को हटाएगा तब नया वर्ण आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ई की मात्रा की जगह क्या आया है हमारा? यह आया है। तो ई की मात्रा हट गई है, यहाँ पे यह आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? आदेश हुआ है। ऐसे ही अनुच्छेदी में क्या हटा है? ऊ का मात्रा हटा है और उसकी जगह क्या आ गया है? वह आ गया है। जब वर्ण हट के नया वर्ण आएगा तो ये ही क्या कहलाएगा? आदेश में जाएगा। तो आदेश का नियम क्या है कि वर्ण एक वर्ण हटेगा तब उसकी जगह कोई नया वर्ण आएगा। और आगम में क्या है? कोई भी वर्ण नहीं हटेगा, सब सेम टू सेम रहेगा और नया वर्ण अपने आप आके जहां उसको बैठना है बैठ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो ये आगम वर्णों को अलग करना है और आदेश वर्णों को अलग करना है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग ऐसी वीडियो को पाने के लिए जो है पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग संस्कृत को जो है सरल भाषा में समझ सकें। शुरू में बच्चों को जो संस्कृत लेते हैं 6, 7, 8 लेवल पे, तो उनको संस्कृत कठिन लगती है, क्योंकि उन लोगों को जो संस्कृत का व्याकरण या कह लीजिए जो वर्णमाला बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, या मैं खुद पढ़ी हूँ तो मुझे कठिनाई महसूस हुई है। क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है वो बिल्कुल अलग है, आ ई उड़ा री ली का ऐसे करके है, लेकिन हम पढ़ते क्या है? जैसे हिंदी का पढ़ते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उसी आधार पे हमें संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। तो सबसे बड़ा जो है संस्कृत का शुरू से जो है आके जब 6 लेवल से ऊपर आते हैं तो हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाना। संस्कृत कठिन क्यों हो जाती है? इसीलिए और हो जाती है कि जो हमें शुरू से पढ़ाया जाता है, अब हम जानते हैं कि शुरू से जो है ये नियम है, फिर बाद में जब हमें आके ये पता लगे कि नहीं ये है वर्णमाला, अब उस वर्णमाला के आधार पे अलग अलग सूत्र, अलग अलग नियम आ जाते हैं, तो ये बच्चा जो है फेस नहीं कर पाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आप लोग इस चीज को पहले से ही समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए संस्कृत ईजी हो जाएगी। तो संस्कृत के व्याकरण को आसान शब्दों में समझने के लिए, और मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी महत्वपूर्ण लग रही है या कुछ भी समझ में आ रहा है, 1% भी समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चीजें तो अभी अवेलेबल नहीं है, मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि जो भाई इस समय के हिसाब से चीजें हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसी में ज्ञान जो है मैं सही जो है दे रही हूँ। आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि वो सिचुएशन आए कि मैं यहाँ पे जो है स्मार्ट बोर्ड लगा सकूं और आप लोगों को जो है आज के हिसाब से अच्छी कंडीशन दे सकूं। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा है, संस्कृत कठिन लग रहा है, हर बच्चे के लिए संस्कृत जो है इजी लगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि संस्कृत को जितना सरल हो सके मैं उतनी सरल भाषा में समझा सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ छोटे बच्चों को किस तरह समझ में आ जाएगा, और बड़े बच्चों के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकती हूँ, उसके आगे तो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही रहता है कि संस्कृत जगत में जो मेरा छोटा सा योगदान है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और मेरी यही इच्छा भी है कि संस्कृत को जो हवा बनाते हैं, कठिन बनाते हैं, ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक चीज नहीं आती तभी तक हमें कठिन लगता है। तो संस्कृत को सरल भाषा में सीखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लाइक शेयर कमेंट, ये तो आप लोग जानते ही हम लोगों का मोटिवेशन है। तो आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं, कोई बात ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा जो है अपनी तरफ से मैं जो भी समझ में आएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने के लिए, संस्कृत को इजी बनाने के लिए। संस्कृत को इजी बनाने के लिए, उसको इजी तरीके से सीखने के लिए इस चैनल को जरूर शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए आप लोग स्माइल करिए, खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए।